आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और इस वक्त आप भोपाल की मशहूर झील मेरे पीछे देख रहे हैं। भोपाल वो शहर जिसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है। राजा भोज को हर चलने वाला आदमी यहाँ भोपाल में जानता है, लेकिन यहाँ 2024 में लोकसभा चुनावों को लेकर भोपाल और भोपाल के मध्य प्रदेश का जहाँ ये बसता है, क्या मिजाज रहेगा, यही जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं मध्य प्रदेश में। आज बकायदा मध्य प्रदेश के सरदार यानी कि चीफ मिनिस्टर मोहन यादव से भी हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है और वो भी कार में जब बैठे सरकार तो कौन कौन सी बातें कही हैं, कौन कौन सी वो बातें हैं जो वाकई हेडलाइंस बनी हैं, ये भी आप आगे देखने वाले हैं। लेकिन आज मसला यहाँ भोपाल से किसी बात को लेकर गूंज रहा है तो वो यही है कि उत्तर प्रदेश में सलमान खुर्शीद की भतीजी किस तरीके के दावे करती नजर आ रही है। क्या वो उकसाने की राजनीति कर रही है? ये इसलिए कहा गया क्योंकि जिस मंच पर वो मौजूद थी वो उस मंच से गुस्सा कर रही थी उन मुसलमानों पर जिन्होंने बीजेपी की वहां पर रैली कराई। वो गुस्सा कर रही थी उन मुसलमानों पर जो अलावा कांग्रेस के किसी और को वोट कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल किया कि चुपचाप से वोट जिहाद कीजिए। आज इसी पर गूंज हो जाना जरूरी है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले ये छोटी सी रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ भोपाल की नगरी से, और उसके बाद सारे खास मेहमानों से आपका परिचय। वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप और आरक्षण पर चुनावी तापमान पहले ही गर्म था। अब उसमें वोट जिहाद की एंट्री ने तड़के का काम किया है। वोट जिहाद का तड़का किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान ने एकजुट होकर और खामोशी के साथ वोट जिहाद करने की अपील की। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी का साथ देने वाले मुसलमानों का हुक्का पानी बंद करने तक का ऐलान कर दिया। हम सिर्फ अब जिताने के रह गए और हराने के रह गए, और अगर अब भी एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ, एक साथ होके वोटों का जिहाद करो। बयान के बाद मारिया के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। लव जिहाद और लैंड जिहाद पर बीजेपी पहले ही हमलावर थी। अब मारिया के वोट जिहाद ने बीजेपी को एक और मुद्दा थमा दिया है। ये देश किसी फतवे या फरमान से नहीं, भारत के संविधान, बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान से चलता है। अब तक विपक्ष आरक्षण को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की तैयारी में था और इसी लड़ाई में गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो को शेयर भी किया गया था। विपक्ष आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरता उससे पहले ही पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा। तीसरे चरण से पहले भले ही आरक्षण पर विपक्ष हमलावर हो, लेकिन वोट जिहाद वाले बयान ने उसे एक ही झटके में बैकफुट पर ला दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या आरक्षण पर घिरा विपक्ष वोट जिहाद का मुद्दा जानबूझकर लाया? वोट जिहाद का मुद्दा इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान? और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो खास मेहमानों को आमंत्रित किया गया है उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ के शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के डॉक्टर अजीज खान साहब जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जिक्र इसलिए क्योंकि मत भूलिए उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, और बकायदा जब अखिलेश यादव से ये सवाल पूछा गया कि मरियम खान की तरफ से जो बयानात आए हैं
आप उससे कितना अग्री करते हैं, उसे कितना इंडोर्स करते हैं। तो उन्होंने जवाब ये दिया कि स्वाभाविक है जो आचार संहिता का पालन नहीं करेगा या किसी के भाव की वजह से, कभी कभी लगातार बोलने की वजह से ज्यादा वोट डलवाने की वजह से, ताकि लोगों में उत्साह आए, ज्यादा वोट डाले, कभी ऐसे स्ट्रॉन्ग शब्द जो हैं वो इस्तेमाल हो जाते हैं। उनका भाव ऐसा नहीं होगा, उनका भाव ऐसा मुझे नहीं लगता है होगा। तो अजीज खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान गुट से उनके धर्मेंद्र कुमार मुन्ना राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो सैयद जवाद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के शर्मा साहब, इस पर बाकायदा एफआईआर दर्ज करवा दी गई है, वोट जिहाद की बात कही गई है मरियम की तरफ से, इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो रूबिका जी, ये विपक्षी दल विशेषकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मानसिकता को दर्शाती है। ये बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, और बात किसकी कर रहे हैं? बात कर रहे हैं जिहाद की। तो इनसे इनकी मानसिकता को समझ सकते हैं कि इनका लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं, इनका किसी संविधान से कोई लेना देना नहीं। रोक रही हूँ, आप ये कह रहे जिहादी हैं मानसिकता, लोकतंत्र से, संविधान से लेना देना नहीं है, जिहादी मानसिकता। डॉक्टर अजीज खान, इस पर मुझे जवाब दे दीजिए फौरन, क्या मतलब है वोट जिहाद का? क्या कहना चाह रही हैं? वोट जिहाद कीजिए। देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो जो भी वीडियो आया है उसकी कोई पुष्टि नहीं है वो, क्योंकि आज की डेट में जिस तरह बीजेपी के लोग जो इनका आईटी सेल, मुझे कंप्लेन, अरे मुझे के शर्मा जी नहीं, अब ये चिड़चिड़ाहट नहीं है, नहीं प्लीज मुझे कंप्लीट। अरे अजीज साहब, अरे कम से कम एक प्रवक्ता हो। नहीं, ये तरीका नहीं, प्लीज मुझे मौका दें। रूबिका जी इनको इंटरप्ट करें, रोकें आप, ये सब तरीका। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ शर्मा जी, बीजेपी का जो आईटी सेल, बस इतना है कि ऐसी बातें मत बोलिए ना, ऐसी बातें मत बोलिए ना कि कोई भी चौंक जाए। मतलब मरियम खान भी शायद चौंक जाएगी, कहेगी मैं इतनी मेहनत करके वोट जिहाद करके लामबंद करने की कोशिश कर रहे हो और आप कह रहे हो पुष्टि नहीं हुई है। ऐसी भी बातें मत कीजिए ना। अब उसको थोड़ा कैंसिल करके वापस नहीं, मुझे बोलने दे। मैं कह रहा हूं ना कि जिस तरह ये फैक्ट्री है, आईटी सेल है बीजेपी का, वो किस चीज को कैसे मैनिपुलेट कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं उस वीडियो पे कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे पूरी तरह से नहीं जानकारी है कि उस वीडियो की सत्यता क्या है, पहली बात। लेकिन तारीख सबसे ज्यादा जो कष्ट है आज की डेट में वो ये है कि गारंटी और विकास की जो नदी है वो सूख गई बीजेपी की। अब वो हिंदू मुसलमान का छौंका लगा करके ये कहीं ना कहीं उसे सींचने की कोशिश कर रहे हैं उस नदी को। सूख गई नदी। अब ये विकास की बात नहीं करते, गारंटी की बात नहीं करते, तमाम जो बड़े बड़े वायदे किए थे, दावे किए थे, उस पर बात नहीं करते। मैं कह रहा हूं रूबिका जी कि आज की जो पोजीशन है बीजेपी की, कहीं ना कहीं वो ये नहीं समझ पा रही है कि मैं कैसा नैरेटिव सेट करूं, क्योंकि वो गोल पोस्ट लगातार चेंज कर रही है। अरे मैं तो कह रही हूँ अजीज खान साहब, अरे अजीज खान साहब सुनिए, अजीज खान साहब मेरी बात सुनिए। मैं कह रही हूँ कि आप ना 400 सीटें ले आए, मैं तो मान लेती हूँ 400 सीटें आप लेकर आ गए हैं, लेकिन इस तरीके से उकसाऊ और भड़काऊ बयान देकर क्यों? क्या जरूरत है आपको? ऐसे मुसलमानों को आप लोग परेशानी में डालते हैं। वो जिसे वोट देना चाहे देने दीजिए ना। जिहाद शब्द का इस्तेमाल आप मुसलमानों से काहे जोड़ रहे हैं? आप लोगों को तो कुछ नहीं होता है, वहाँ पे खड़े होकर आप बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। आज जिहाद से जोड़ रहे हैं, कल आतंक से जोड़ देंगे, कहीं भी जोड़ देंगे। पिसेगा तो बेचारा बीच में मुसलमान ना, वो मुसलमान वोटर की क्या गलती है? पल्लू डालकर, साड़ी पहनकर, वहाँ पे बड़ी नेत्री बनकर उनको लगता है ऐसे बयान देने से मुसलमान वोटर लामबंद हो जाएगा। क्या मतलब होता है वोट जिहाद का? आप मुझे ये बताइए, क्यों कहना है उनको वोट जिहाद? क्या समझ रखा है मुसलमानों को उन्होंने? उंगली के इशारों पर नाचेंगे और जिहाद। जानते हैं आप, जिहाद जो है आज की तारीख में वो वाला जिहाद नहीं रह गया। डॉक्टर अजीज खान साहब, आप भी जानते हैं, आप भी मुसलमान, ये वो हुजूर के टाइम वाला जिहाद नहीं रह गया है, स्ट्रगल वाला। आज जिहाद का नाम सुनते ही अगल बगल जितने भी लोग हैं वो खौफ खाने लगते हैं। मानिए आप इस बात को, ये एक नैरेटिव, एक सेंटिमेंट बन गया है। कह रही है वोट जिहाद कीजिए, क्या मतलब है इसका? आप समझते हैं इस बात को? देखिए रूबिका जी, देखिए मैं कह रहा हूं ना कि आज जो नैरेटिव सेट हम कह रहे हैं ना कि किसी के कहने से मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, चाहे सिख हो, हर शख्स चाहता है कि मोदी जी अपनी 10 साल की उपलब्धियों को बताएं।
अब हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट ना करें। आप देश के सर्वोच्च नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो मीडिया उस पर सवाल नहीं करता, चुनाव आयोग उस पर सवाल नहीं करता। सवाल इस बात का है कि वो एक कार्यकर्ता है। सच्चाई ये है कि जिन्होंने स्टेटमेंट दिया, पता नहीं क्या हैसियत है उनकी, उनको मैं भी नहीं जानता, शायद आप भी नहीं जानती होंगी। तमाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था, पता नहीं कैसे बगैर पता किए कैसे आ सकते हैं? लेकिन डॉक्टर साहब, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, आप बहुत समझदार आदमी हैं। इनफैक्ट आप वो शख्स हैं जिनके साथ मुझे डिबेट करके तसल्ली भी मिलती है और आनंद भी आता है। आप कैसे कह सकते हैं कि मारिया खान की डिबेट के बारे में, आप मारिया खान के उस वाक्य के बारे में और उस कथनी के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम है? एक सेकंड आप रुक जाइए। सैयद जवाद भी है और हमारे साथ धीरेन्द्र जी भी बड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, सुना आपने क्या कह रहे हैं कि हम चाहते उपलब्धि, बीजेपी फंस गई है और इसीलिए इस तरीके के आरोप लगा रही है। रुबिका जी, सबसे पहले तो आज इस बात की गूंज है, समावेशी विकास हो रहा है ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और कहीं न कहीं ये गुमराह करने की प्रयास कर रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों को, क्योंकि इनके हाथ से वो भी घिसकता जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और तो एनडीए की सरकार, वाजपेयी जी ने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को उन्होंने देश का सर्वोच्च संविधान की रक्षा करने वाले पद पे बिठाया, राष्ट्रपति के। आज दलित समाज से कोविंद साहब को इसी एनडीए की सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति के पद पे दिया, और आज एक आदिवासी और वो भी महिला समाज से, वो भी देश के संविधान की रक्षा की सबसे बड़ी कुर्सी राष्ट्रपति के पद पर बैठी हुई है। तो एससी, एसटी और मुस्लिमों को इनकी रक्षा और इनका विकास का काम तो खुद एनडीए सरकार कर रही है, और इसको और रफ्तार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और अपना वोट कहीं ना कहीं घिसकता हुआ देख के, अगर इनके साथ मुस्लिमों का वोट अगर बना हुआ रहता, रुबिका जी, मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि तब इनको जिहाद जैसे शब्द का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत पड़ी थी? जरा मुझे इसका जवाब दे दे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के विकास की योजनाओं को लेकर के अल्पसंख्यक वर्ग में भी एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे विकास में और देश की मजबूती में आज साफ खड़ा नजर आ रहा है, और इसी की बेचैनी जो है इस तरह का बयान देने पर लोगों को मजबूर कर रहा है। और रुक जाइए, आप कह रहे हैं जिहाद शब्द की जरूरत क्या पड़ी? आपको विपक्ष कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां मंच पर खड़े होकर मुसलमानों में बांट देंगे रिसोर्सेज कहने की क्या जरूरत पड़ी? दोनों तरफ से सवाल पूछे जाएंगे ना। सैयद जवाद, जवाब दीजिए। वो खड़ी भी हो रही है कहाँ पर? वो उस पोडियम पर जहां आगे लिखा है माँ दुर्गा टेंट, वहां खड़ी होकर मैडम बोल रही हैं कि हमें चुपचाप से जो है लव जिहाद करना चाहिए। इससे पहले उनके चचा जान जो है कुछ ऐसी ही बातें कह गए थे जिससे पार्टी भी परेशान हुई थी और मुसलमानों को अलग नजर से देखा गया था, वो अलग। ये लोग जानबूझ के ऐसा काम करते हैं या जहन में सच में जिहाद बैठी हुई है? बहुत बहुत शुक्रिया रुबिका जी। वो लव जिहाद की बात नहीं कर रही थी, अभी आपने कहा कि वो लव जिहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन लव जिहाद की बात नहीं कर रहे। और वो है ना, वो कत्ल भी कर, जी अब सही कहा आपने जी, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं। आवाज आ रही है आपको? जवाद साहब आपका हाँ आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। देखिए, जिस जिद्दोजहद से देश को आगे बढ़ाया गया इन 70 सालों के अंदर, और तमाम लोगों ने, तमाम प्रधानमंत्रियों ने बड़ी जिद्दोजहद करी इस देश को आगे बढ़ाने में, उसमें आदरणीय मनमोहन सिंह जी हो, चाहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, तमाम लोगों ने, तमाम देश के प्रधानमंत्रियों ने करी। लेकिन अब आपको एक लफ्ज से दिक्कत है, मुसलमान से दिक्कत है, इस्लाम से दिक्कत है, या यहाँ के अल्पसंख्यक से दिक्कत है, यहाँ के लोगों से दिक्कत है, यहाँ के आदिवासियों से दिक्कत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर दिक्कत होती सैयद जवाद साहब, तो आप यहाँ बैठकर बात कर पाते, मैं यहाँ खड़े होकर आपसे सवाल पूछ पाती, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के बतौर काम कर पाते। यहाँ मैं बहुत से टोपीदार नौजवान बच्चे देख रही हूँ जो मेरा शो देख रहे हैं, वो यहाँ पर फ्रीली घूम पाते। क्या भोपाल में बुर्का नशी औरतें आराम से, इत्मीनान से सुबह हो, सवेरे और शाम को घूम पाती? कैसी बातें कर रहे हैं आप कि इनको दिक्कत है? किस बात की दिक्कत है? कहाँ दिक्कत है मुझे ये बताइए। योजनाओं में दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है।
मैम सुनिए, तो भेदभाव में सुनिए, दिक्कत है? आप- बिल्कुल नहीं है। मैं जमीन पर हूँ, सुनिए आपको बता पूरी सकती हूँ सर। पूरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए। आप देखिए, जिस लफ्ज को पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने पूरे नैरेटिव को सेट करने की कोशिश करी, उस पे तो चुनाव आयोग संज्ञान लेगा और एफआईआर भी उनके ऊपर शायद दर्ज हुई है, काम करने दीजिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी मूलभूत समस्याओं से भाग रही है, उसके लिए वो ये लगता है कि उसको एक लफ्ज पकड़ करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे तो नहीं हो सैयद जवाद पाएगा। साहब, आप और इस जिस- डिस्कशन से भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? नहीं, आप तो नहीं, हम फ्री नहीं भाग रहे। राजनीतिक विश्लेषक है, मैं आपको मैं- पर्सनली जानती हूँ। आपने जिहाद अपनी जिंदगी में की है सैयद जवाद, असली जिहाद उसे कहते हैं। माँ और बाप को आपने अपनी आंखों के सामने 5 मिनट के अंतराल पर दम तोड़ते देखा है, असली जिहाद इसे कहते हैं। उसके बावजूद आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहे, दोनों का साया एक दिन में एक साथ आपके सर से उठा है, फिर भी आप लगातार मेहनत करते रहे, जिहाद इसे कहते हैं। वोट जिहाद सैयद जवाद, वोट जिहाद नहीं, इस आप देखिए, इंडिपेंडेंट राजनीतिक विश्लेषक है। ये कहिए कि मारिया खान ने सिर्फ अपने मतलब के लिए बाकी मुसलमानों को उकसाया, बरगलाने की कोशिश की, क्यों खड़े हैं उसकी साइड आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मारिया ने जो भी बोला है उसके लिए चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। अगर शब्दों से आपत्ति है तो कार्रवाई भी होगी। मैं इस चीज में कोई लाख लपेट नहीं कर रहा, साफ अल्फाजों में बता रहा हूँ। लेकिन हैरत की बात यह है, ओके के शर्मा जी, सैयद जवाद कह रहे हैं शब्दों को पकड़ के नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं आप लोग, और कुछ नहीं। कह दिया भाई, उसका माने तो ये था कि स्ट्रगल कीजिए, आप लोग वोटों का स्ट्रगल कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइए वोट कीजिए। नहीं, ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं अजीत साहब का मैं मानता था कि बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, जानकार प्रवक्ता हैं और दिलेरी से अपनी बात रखते। लेकिन आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी थोथी दलील। अरे अजीत साहब, कुछ तो सोचिए। ये आपकी पार्टी के फर्रुखाबाद की जिला अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी की। आप वहां के प्रवक्ता हैं। आपको पता नहीं है कि ये कौन महिला है? आपको यह भी नहीं पता है कि एक समाजवादी पार्टी के विधायक की बेटी है? यह भी नहीं पता है आपको? यह भी नहीं पता है कि कांग्रेस के बहुत प्रतिष्ठित नेता सलमान खुर्शीद साहब की ये भतीजी है? अजीत साहब, कितनी हंसी उड़ाओगे आप? एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। वो कर्म आप लोगों के आज हो गए, वो हालात बना दिया इस राजनीति में। दिवालिया हो चुके हैं राजनीतिक मुद्दों से आप लोग। और हमें मत बताइए कि हम मुद्दों से भाग रहे हैं। हम पूरे देश में मेरी पार्टी के शर्मा सर, हर नेता, शर्मा सर, नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। आप क्यों परेशान हो गए? हाँ, मैं इतिहास बता दिया ना। उन्होंने कहा कि वो महिला को कोई जानता तक नहीं है। अजीत साहब का ये बयान है अभी इसी डिबेट में कि उस महिला को कोई जानता तक नहीं है, वो कौन है। तो मैंने इसलिए बता दिया। जवाब दीजिए अजीत भाई, ठीक है। और ये रूबिका जी ऐसा नहीं बता। देखिए रूबिका जी, के शर्मा जी आपसे ज्यादा आपकी नेत्री को जानते हैं। सुनिए, मैं कह रहा नहीं, ये तो जानकारी पूरी जिलाध्यक्ष के बारे में मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ। मेरी बात तो पूरी होने, अरे भाई मेरी बात तो पूरी प्लीज आप शर्मा जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए साहब, क्यों परेशान? जी बोलिए। रूबिका जी, अजीज खान एक सेकंड, मुझे मैं बात भी ना कर पाऊं। 30 सेकंड में बात कंप्लीट कीजिए के शर्मा जी। जी, मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं मुद्दों से भाग रहे हैं। हम कहीं मुद्दों से नहीं भाग रहे। मेरे इतने सारे जो है लीडर्स, वो देश भर में रैलियां करके मुद्दों की भी बात कर रहे हैं। लेकिन यदि आप इस देश के अंदर दहशत फैलाने की बात करेंगे, जिहाद की मानसिकता की बात करेंगे, आतंक की मानसिकता की बात करेंगे, तो ये जान लीजिए कि आपको ऐसी जबान की उसी तरह से ही जो है जवाब भी मिलेगा। और ये जवाब जनता देगी। जनता आपको अपने वोट के आधार पर देगी। ठीक है और सर, ये भी कह दूं कि जो आप कह रहे हैं ना मुसलमानों का कुछ नहीं, तो सबका साथ सबका प्रयास के कारण आज यदि लोगों को अनाज मिल रहा है, निःशुल्क अनाज मिल रहा है, तो उसमें मुस्लिम भाइयों को भी मिल रहा है, उनके परिवारों को। शर्मा जी जवाब देने शौचालय बने तो अजीज मुस्लिम खान परिवारों साहब, नहीं बने। आपको सीधे आपकी कॉम्प्लिसेंसी को के शर्मा चैलेंज कर रहे हैं कि आप इतना लेड बैक एटीट्यूड के साथ इलेक्शन लड़े कि आपको यही नहीं पता कि फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी की नेत्री है वो। देखिए रूबिका जी,
पहली बात तो यही दिक्कत है कि इनको ज्ञान कम, ये जानकारी नहीं चाहते हैं कि देश में तमाम इनके बड़े नेता हैं और पता नहीं क्या क्या बयान देते हैं, लेकिन वो बयान का तो खंडन करते नहीं। वो ये कहते साहब उनका निजी बयान है। मैंने कहा कि जो भी ये नेत्री हैं, उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया उसकी वीडियो की मैं पुष्टि नहीं करता। क्या सच है, क्या सच नहीं है, एडिटेड है, नहीं है, पहले कोई कंप्लीट करने दे सर, प्लीज मुझे मौका दे। अब शर्मा जी मुझे बोलने दे सर, मैं आप मुझे बोलने नहीं देंगे, ये तरीका आप शर्मा जी मुझे बोलने दे, पूरी रखने दीजिए ना सर कंप्लीट करने दे सर, बात तो रखने दीजिए ना, बात रखने दे सर। सवाल इस बात का है कि अगर उन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट दिया है तो ये चुनाव आयोग कहीं ना कहीं संज्ञान में ले रहा है, वो एक अलग इशू है। लेकिन जो आज बड़ा इशू है, आप अभी आरक्षण की बात कर रहे थे, मैं कहना चाह रहा हूं कि 66 जातियां हैं ओबीसी समाज की, 54% उनकी आबादी है, आप 27% उनको आरक्षण मिल रहा है। 17 जातियां अति पिछड़ी जात की हैं, जिनका 13% उनकी आबादी है। हम जानना चाहते हैं कि आपके जो ये दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उनको उनका हक कब देंगे? क्योंकि आर्टिकल 341 में सीधा स्पष्ट है कि जो जिसकी जितनी आबादी होगी, आप कहिए कि हालत में आपके ये मुद्दा फंस गया है जिसको ना आप निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं सर। ये कहने में आपको दिक्कत होगी, मैं जानती हूँ, और इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन दे देती हूँ और खुलेआम क्वेश्चन दे देती हूँ। अजीज खान साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, इसलिए क्योंकि मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, अब से कुछ देर पहले उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, एक एक्सक्लूसिव यहाँ पर इंटरव्यू है। वो कार में बैठे हैं और उसी कार में जमकर कांग्रेस को और बाकी तमाम विपक्षी पार्टियों को निशाना पे लिया है। अब ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैं चाहती हूँ आप लोग देखिए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और इस वक्त देखिए हमारे साथ कौन मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत अभिनंदन आपका भी। हम सड़कों पर उतरे हैं, जैसे आप रैलियां कर रहे हैं वैसे हम नेताओं के इंटरव्यूज कर रहे हैं। जी। और कार में सरकार, जहां पर आपसे होंगे बहुत सारे सवाल, तो आप तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले तो 29 सीटें मध्य प्रदेश की। जी। पिछली बार एक रह गई थी, चूक गए थे। आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि इस बार एक नहीं, सबकी सब चूकेंगे। सबकी सब चूक जाएंगे आप? कौन कह रहा है जरा बताइए ना, हम तो बताइए का देखा। वो खुद कह रहे हैं हम तो बाहर आके उम्मीद कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। और आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया। गठबंधन में उनने खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी, 28 कांग्रेस ने ली। समाजवादी पार्टी ने पहले अपना प्रत्याशी हटाया तो खजुराहो खाली कर दी। दूसरा आपने देखा ही होगा, इंदौर में उनने अपना प्रत्याशी हटा लिया। तो कौन जीतेगा, किसको जीतेगा? प्रत्याशी जो लड़ने के पहले से हटाने चाह रहे हैं, तो रिजल्ट तो अपने आप आ गया। नहीं, इंदौर में तो आपसे आपके लिए कहा जा रहा है आप डरा धमका रहे हैं। ऐसा होता है क्या? आपने इंदौर ऐसा होता है क्या? कोई कांग्रेस का प्रत्याशी टिकट जिनको देते हैं उससे पूछोगे नहीं तो वो लड़ना नहीं चाहता है, इसके लिए हम क्या करेंगे? उनके प्रत्याशी वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष वो खुद लड़ लेते। गाड़ी में बैठे हुए ऐसा ही गाड़ी में तो तब बैठे जब छोड़ के आ गए, पहले थोड़ी बैठे हैं। फॉर्म वापस करने के लिए कलेक्टर के पास गए, बाकायदा जिला प्रशासन के पास गए, अकेले गए। वो कहते ना कि मेरे को डरा रहे हैं, ये केवल नाच न जाना आंगन टेढ़ा। नहीं, पर डराने के लिए तो आपके 10 चीजें हैं ना। कोई नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई ये झूठ बात है। कैंडिडेट लड़ना नहीं चाहते। आप बताइए ना, आप राहुल गांधी जी को किसने कहा तुम बताओ ना 500 जीतेंगे, उनको किसने डराया? वो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं ना, तो बताए ना 500 जीतेंगे, क्यों? आप उनको किसने डराया? बोलने को भी तैयार नहीं, जीतने की तो बात दूर। 500 तो छोड़ो, 400 लड़ाने को तैयार नहीं। जब 400 कैंडिडेट नहीं लड़ाओगे तो जीतेगा कैसे? अच्छा, आप कह रहे हैं 400 पार आप जाएंगे। हाँ। वोटर टर्नआउट को लेकर अभी बड़ा जो है विवाद हो गया है। कहाँ हो गया भाई? इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा कि 62 के आसपास वोटर्स टर्नआउट रहा। हाँ। तो बड़ी चिंता हुई कि वोटर बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब ये कहा है कि 66% हुआ है, यानी 4% बढ़ा दिया है। विपक्ष कह रहा है आपने इसमें भी खेल कर दिया। अब ये विपक्ष तो हमेशा ये कहता, जैसे ईवीएम पे कह रहा था, जो ईवीएम ऑलरेडी जमा है, जिनके रिजल्ट अभी नहीं आए, डाटा कलेक्ट करने में हमेशा टाइम लगता है। ये नादान जैसी बात है। हमेशा हर चीज़ में से बच के भगने का जो तरीका कांग्रेस का है, इससे वो भाग नहीं पाएंगे, जनता सब जानती है। अच्छा, कितनी सीटें ला रहे हैं आप? 100% 300 पार जाएंगे और कांग्रेस एनडीए में पूरा मिला के 400 पार जाएगा। 400 पार? हाँ, क्यों नहीं जाएगा? 10 बार जाएंगे, उसमें क्या है?
ये तो आप देखो ना, एक एक करके सारा परिदृश्य आपके सामने आ रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी भाग रहे, समाजवादी के प्रत्याशी भाग रहे, इनने खुद ने चुनाव के पहले भाषा देख लो आप, हर एक वो रास्ता जिससे रास्ते से बाद में अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया ईवीएम में, उसके बाद कुछ नहीं बोल रहे हैं। माफ़ी मांगना चाहिए, वो प्रश्न करें। ऐसे गलत मुद्दे उठा करके आपने दिशा भटकाने का प्रयास किया, मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास किया। चलते चुनाव में रिजल्ट आया है, ये इनके मुंह पे तमाचा है। आप कह रहे हैं कि 2 जो सीटें इन लोगों ने विड्रॉ कर दी है, ये आपकी जीत की, तो उसके बाद क्या बचेगा आप बताइए। जो प्रदेश अध्यक्ष के नगर की सीट हो, वो कह रहे डरा धमका, मेरा ये कहना, अरे आप लाइन से देखो, डराने की बात है। प्रदेश अध्यक्ष हारे कि नहीं हारे 4 महीने पहले, वो जीते थे क्या वहाँ पे? कांग्रेस कब जीती वहाँ पे, बताओ मेरे को आखिरी बार। 25 साल से कांग्रेस जहाँ से नहीं जीती है, वहाँ डराने की बात कर रहे हैं। प्रत्याशी खड़े नहीं हो रहे हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं लड़ रहे? उनके कांग्रेस के अध्यक्ष है ना, वो लड़ते ना, वहाँ उनको किसने रोका? उनमें भी हिम्मत नहीं, उनके प्रत्याशी में भी हिम्मत नहीं, तो हम क्या करें? अपना आधार बनाए, वोट बनाए, फिर जीते। लेकिन दम ही नहीं तो क्या करेंगे? आप तो मध्य प्रदेश से भी बाहर के दौरे कर रहे हैं, तेलंगाना गए, राजस्थान गए, छत्तीसगढ़ गए, उत्तर प्रदेश, अमेठी, नामांकन स्मृति ईरानी के आप मौजूद थे। पूरे भारत में चुनाव चल रहा है ना बहन जी, हम तो भारत में ही तो जा रहे हैं, हमारे पूरे भारत में ही है ना ये सब। और मुझे खुशी इस बात की कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जहाँ बुलाएगी वहाँ हाथ जोड़ करके भाजपा के पक्ष में। माननीय मोदी जी ने काम ही ऐसा किया, भारत को नंबर 1 का देश बनाना है। मतलब ओबीसी में जगह बनाने के लिए मोहन यादव जो हैं इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी के बन गए। ऐसा मैं नहीं मानता। मैं ओबीसी के कारण से नहीं, मैं जिस सीट से आता हूँ वहाँ ओबीसी की और मेरी समाज की तो 500 वोट नहीं है। लेकिन पार्टी ने जो कहा है कि सबका साथ सबका विकास, उसको करके दिखाया। तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे लिए सबने मौका दिया। मेरे पहले कभी ओबीसी आज तक उज्जैन में लड़े ही नहीं थे, लेकिन मुझे 3 बार से पार्टी प्रत्याशी बना रही, मैं जीत रहा हूँ और हर बार वोट बढ़ रहे हैं। तो हमारा लोकतंत्र सच्चे अर्थ में इस बात का गौरव मानना चाहिए कि आज के इस माहौल में बगैर जातिवाद के हमारे मालवा सहित मध्य प्रदेश में लोग चुनाव में जीत रहे हैं, वोट दे रहे हैं और भाजपा इस सत्य को स्थापित कर रही है। ये कितनी बड़ी बात, छोटी बड़ी बात है क्या है? नहीं, लेकिन विपक्ष कहता है हमारे पास सबसे बड़ा वोट बैंक है, पिछड़ा हमारे साथ है। ये जो एक विपक्ष की ये धुर्रियां उड़ रही है, और यादव समाज देखिए ये एमवाई समीकरण उनका सबसे ऐसा है। एमवाई तो मेरे साथ है, मोहन यादव, वो एमवाई और उससे बड़ा क्या मैं खुद मोहन यादव हूँ ना, तो आप अच्छा। तो मैं इसको नहीं मानता। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि जो ये दायरे में लेके चल रहे थे जातियों की, पर्टिकुलर कास्ट के आधार पर टिकट देने की, वो उनके मुंह की खाई। और इस तरह से ये जो हमारा राष्ट्रीय एजेंडा माननीय मोदी जी ने कहा है कि मूलतः देश के हर नागरिक को हर जगह लड़के आने के लिए भाजपा वो माहौल बना रही है और भाजपा ने सबका विश्वास जीता है। और लगातार 10 साल में आप देखिए ना, द्रौपदी मुर्मू जी क्यों कोई दलित को या एसटी व्यक्ति को उन्होंने मौका नहीं दिया राष्ट्रपति का? ये गलती तो कांग्रेस ने की है ना, उनके साथ के सारे लोगों ने की। 1 नहीं 2 नहीं, लगातार। ये केवल परिवारवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक एक परिवार से ही चाहिए। मैं चाहूंगी कि आप जरूर। तो अब आप गाड़ी में सवार हो चुके हैं जी। कांग्रेस आप पर ये आरोप लगा रही है कि अगर आप लोग आए तो आप संविधान को खत्म कर देंगे, बदल कर रख देंगे। संविधान को जितनी बार कांग्रेस ने बदला है उतना तो कोई सोच ही नहीं सकता है। कदम कदम पे संविधान की आत्मा की एक तरह से हत्या कर दी कांग्रेस ने। बताइए, इंदिरा गांधी जी चुनाव हारी और उनने अमेंडमेंट करके आपातकाल लगा दिया। ये किसने किया? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने हमेशा 71 से लेकर के 70 इतने संविधान संशोधन कांग्रेस ने किए हैं कि कांग्रेस का संविधान में कोई विश्वास ही नहीं है। वो अपने मतलब के लिए बात क्या कहते हैं, कराते क्या है। कल संविधान की कॉपी लेके राहुल गांधी घूम रहे हैं, लेकिन वो मूल बाबा साहब का संविधान नहीं है जिस पर बाबा साहब का हस्ताक्षर है, संविधान समिति का हस्ताक्षर है। उसकी संविधान की मूल प्रति को भी बदलने का काम अगर कोई कर रही है, कांग्रेस कर रही है। अच्छा मोहन जी, एक फेक वीडियो भी चल रहा है, आप जानते हैं, इसी ओबीसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को लेकर रिपोर्ट हो गई ना उसकी। हाँ, माननीय अमित शाह जी के खिलाफ जो चला था, रिपोर्ट हो गई उसकी। और उसमें आरोप ये है कि तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से। मैं कह रहा हूँ ना, तो इसलिए इस बात से तो कांग्रेस यही तो करती है, करेगी खुद, बताएगी दूसरों को।
झूठ बोलती है लगातार। इस तरह से का बात नहीं बनती है। आप अच्छाई पे चलो, सच्चाई पे चलो, साफ सुथरी बात करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चुनाव जैसा रहेगा। लेकिन ये आप छल, प्रपंच, नाटक, झूठ बोलना अगर आप करोगे तो जनता सब जानती है। हमने पूरा देश देखा, 2004 में 14 में देखा, 2019 में देखा, और इस बार आगे बढ़ रहे हैं। आप तो अमेठी में मौजूद थे। बीच में खबर आई थी कि राहुल गांधी अमेठी में चुनाव लड़ेंगे। अब खबर ये आ रही है कि शायद ऐसा ना हो। हाँ, तो मैंने तो पहले उस दिन अमेठी में कहा था कि हमारी जबरदस्त प्रत्याशी है हमारी अमेठी की श्रीमती स्मृति ईरानी। और ये जबरदस्ती के प्रत्याशी किसी को अलाउ ठीक है ही नहीं, उसमें दम ही नहीं। अरे जबरदस्ती का है ना। गढ़ ऐसा है कि वहाँ के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। मैं अमेठी होकर आया हूँ, मेरा ससुराल सुल्तानपुर रहा है। मैं इस बात को जानता हूँ कि सुल्तानपुर और अमेठी का हिस्सा, आप अमेठी जिस जगह गए वहाँ पर अपना खुद का सर्किट हाउस नहीं, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट की चीज़ एक भी नहीं थी। सड़कें नहीं, कॉलेज एक भी नहीं था। आप बताओ, स्कूल नहीं, हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं थे। क्या आपकी 3 पीढ़ी चुनाव लड़ रही, लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं, आप क्या बनाना चाहते हो? और मुझे तो और कष्ट हुआ इस बात पे कि वहाँ आपका और मेरा ही समाज था वहाँ पर। लेकिन उस एमवाई को इतना नीचा दिखाने का काम किया कांग्रेस ने कि मुझे लगता है कि वो सब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इसलिए उनने 5 में से 4 विधानसभाओं पे कांग्रेस की जमानत जब्त कराई पिछली बार। ये बड़ी बात है। और इसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चूंकि आपने एमवाई वापस उसका जिक्र किया, उसमें उन्होंने कहा कि जो मुसलमान हैं उनमें सारे के सारे ये लोग पैसा बांट देंगे जो आप कमा रहे हैं, आपके मंगलसूत्र को भी ये लोग नहीं बख्शेंगे। इस बयान की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? देखिए, दोनों बातें हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा। आप ये बताइए, मूलतः हमारे अपने जिस दृष्टिकोण से मोदी जी ने कहा है कि अगर बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया था, उस आरक्षण में कोई धर्म को जोड़ा था क्या? उसमें तो मुस्लिम धर्म नहीं था। तो मुस्लिम धर्म की ये मानता भी नहीं कि जातिवाद होना चाहिए। तो मैं मुस्लिम धर्म को भी बचाने का माननीय मोदी जी ने प्रयास किया। और उसके साथ जो SC, ST, OBC जो ऑलरेडी कास्ट है, उस कास्ट को उसका हक क्यों काटना चाहिए? कांग्रेस ने उनका हक काटा है, तो ये बात तो आएगी सही ना। और चुनाव के समय नहीं आएगी तो कब आएगी? आना चाहिए। लगता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मुसलमान बिल्कुल करेंगे। मैं आपको लाइन से बता सकता हूँ। मैं माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहूँगा, जिनने देश के राष्ट्रपति अगर किसी को दी तो सबसे पहले मिसाइल मैन को दिया कि नहीं दिया? अब्दुल कलाम जी हमारे देश के राष्ट्रपति बने। कांग्रेस दूसरी बार उनको राष्ट्रपति नहीं बनने दिया। कांग्रेस न तो कोई अच्छे क्षमतावान बुद्धिजीवी मुसलमान को पसंद करती है, ना वो बाकी धर्म के भी बुद्धिजीवी क्षमतावान लोगों को पसंद करती है। वो केवल अपने वोट की राजनीति करती है और अपने स्वार्थ की राजनीति करती है। इसलिए वो मुस्लिम हो, OBC हो, दलित हो, गरीब हो, युवा हो, किसान हो, ये जुमलेबाजी है उनके पास, केवल जुमले हैं जिससे वो वोट लेना चाहते हैं और वोट के बाद सब भूल जाते हैं। अच्छा, आप CM आवास में इस वक्त मौजूद है। गाड़ी हमारी रुक गई है। सुना है अगल बगल में ही आपका बेटा कहीं PG में रहता है, हॉस्टल में रहता है। तो वो कभी CM आवास में नहीं, ऐसे कोई बंदिश नहीं। लेकिन मैंने कहा बेटा अपने अपनी जगह पढ़ो। मेरी पहले बेटी भी पढ़ के गई यहाँ से, हॉस्टल से पढ़ी जब मैं शिक्षा मंत्री था, टूरिज्म चेयरमैन था। तो बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उनका ध्यान पढ़ाई में लगना चाहिए। हमारा ये राजनीतिक उठापटक की जगह पर आने से उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी और अनावश्यक हर एक का अपना भाग्य, वो अपना पहला करियर बनाए, उसके बाद उनको लगेगा तो देखेंगे जो होगा। नहीं तो डॉक्टरी करेंगे। बढ़िया, मेरी बेटी कर ही रही दामाद के साथ डॉक्टरी, बच्चा भी करेगा। अभी तो आप सर्जन बने हुए हैं। नहीं, मैं सर्जन नहीं बना, मैं तो विसर्जन कर रहा हूँ कांग्रेस का। ये देखिए, ये बड़ी बात कह गए हैं। मैं सर्जन नहीं, मैं विसर्जन कर रहा हूँ यहाँ पर कांग्रेस का। कांग्रेस की मानसिकता का विसर्जन जरूरी है, कांग्रेस का विसर्जन जरूरी, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी सड़ी गली व्यवस्थाओं के आधार पर पार्टी को ऐसी बुरी स्थिति में खड़ा कर दिया कि पार्टी के लोग रोज छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। कल ही 8 बार कांग्रेस से चुनाव लड़े, प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे, 6 बार कांग्रेस से जीते, 2 बार मंत्री रहे, वो भाजपा ज्वाइन कर गए। तो वो ये कह रहे हैं कि आपने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, तो मेरे कहने कांग्रेस युक्त बीजेपी कर रहे हैं। उल्टा मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ। आपने एक बड़े पैमाने पर कोई दल का गठन किया और गठन करने के बाद उसकी कोई दिशा तय नहीं की,
उन कार्यकर्ताओं की क्षमता योग्यता के अनुसार काम नहीं दिया, कोई अच्छा देशभक्ति का उद्देश्य नहीं रखा, एक परिवार के अंदर समेट के छुट्टी पाली, तो कार्यकर्ता क्या करेंगे? वो दिग्भ्रमित होंगे, आत्महत्या करेंगे, वो अपना मार्ग ढूंढेंगे। अरे पानी को आप बंद करने के रख रहे हो तो पानी भी रास्ता ढूंढ लेता, तो मनुष्य वो अपना रास्ता क्यों नहीं ढूंढेंगे? देखिए, आपने कार्यकर्ताओं को तो यहाँ ला दिया है पार्टी में, वोटर को लाते हैं कि नहीं, ये 4 जून को डिसाइड होगा। उसके लिए खूब सारे आपको शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। मोहन यादव बहुत जी हमारे साथ विराजने के लिए इस गाड़ी में, और आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं, फिर मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद। आप आइए, बिल्कुल मिठाई खिलाएंगे हम अपनी 29 की 29 लोकसभा सीट जीत करके। शुक्रिया।